उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 18 जुलाई को होने वाले अमरोहा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा को कई बड़ी परियोजनाओं की विकास कार्यों को लेकर सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 18 जुलाई के प्रस्तावित दौरे को लेकर अमरोहा के अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसी बीच अमरोहा के मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र से स्थित प्रसिद्ध धूने वाले बाबा मंदिर का कायाकल्प का रास्ता भी साफ हो गया है। योगी सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और जोड़ोद्वार के लिए 92,44,000 रुपए की भारी भरकम राशि मंजूर की है। धनौरा विधायक राजीव तरारा ने क्षेत्रीय जनता की मौजूदगी में विधि विधान से भूमि पूजन कर इस विकास कार्य का शुभारंभ किया है। विधायक ने कहा कि इस परियोजना से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इलाके में धार्मिक पर्यटन को भी एक नया बढ़ावा मिलेगा। धूने वाले बाबा के मंदिर के कायाकल्प की शुरुआत को लेकर मंडी धनौरा विधायक राजीव तरारा ने पर्यटन विभाग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। अब 18 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास का बेसब्री से जनता को इंतजार है। हरेला पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। नगला तराई स्थित अपने निजी आवास परिसर में पौधारोपण कर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं दी और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर हरेला पर्व का प्राचीन काल से विशेष महत्व रहा है। ये पर्व प्रकृति के सम्मान और संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर चुनौती का सामना कर रही है और मौसम का प्राकृतिक चक्र भी तेजी से बदल रहा है। मानसून में सूखा और सूखे के समय बारिश जैसी परिस्थितियां चिंता का विषय हैं। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे समय में जल स्रोतों का संरक्षण और अधिक से अधिक पौधारोपण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमालय, गंगा और यमुना की जन्मस्थली होने के कारण उत्तराखंड की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। प्रदेश की 70% से अधिक भूमि वन क्षेत्र से आच्छादित है, इसलिए यहाँ से पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने, जल बचाने और तालाब, नौले, धारें और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। हरेला पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। पौधारोपण और जल संरक्षण के जरिए प्रकृति को बचाने का संकल्प ही हरेला पर्व का वास्तविक संदेश है। अयोध्या के राम मंदिर में बहुचर्चित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही हड़कंप मच गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों और लापरवाहियों की नियमों की अनदेखी लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस पूरी वारदात में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रिपोर्ट में भी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की लापरवाही साफ तौर पर जिक्र किया गया है। हालांकि साजिश में उनकी सीधी भूमिका होने की बात नहीं कही गई है। सूत्रों के मुताबिक बैंक के साथ चढ़ावा प्रबंधन एसओपी जो तय की गई थी उसमें बड़े बदलाव किए गए थे। एसआईटी सूत्रों का कहना है कि नियमों और एसओपी में बदलाव के कारण ट्रस्टी अनिल मिश्रा जिम्मेदार हैं। इसी प्रशासनिक ढिलाई और नियमों की अनदेखी का फायदा उठाकर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुख्य आरोपी टिन्नू की भूमिका भी बेहद अहम बताया गया है, जिनसे पूरे सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया गया और चढ़ावे पर हाथ साफ किया गया। एसआईटी की इस रिपोर्ट में मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट के सुरक्षा दावों को खोल कर रख दिया है। अब देखना ये होगा कि सूत्रों के अनुसार सामने आई रिपोर्ट के बाद लापरवाही बरतने वाले इन बड़े चेहरों को मुख्य आरोपी पर क्या एक्शन लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ आकाश कुमार, हिंदी खबर। मथुरा के साई ईदगाह पर 9 अगस्त को प्रस्तावित कार सेवा ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन ने एहतियाती कार्रवाई की है। चित्रगुप्त के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज को गुरुवार को उनके आश्रम में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस ने उन्हें नोटिस भी सौंपा। इसके बाद स्वामी सच्चिदानंद ने 9 अगस्त को प्रस्तावित कार सेवा को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा कर दी। सूत्रों के अनुसार स्वामी सच्चिदानंद महाराज अयोध्या जाने की तैयारी में थे। इससे पहले ही पुलिस ने उनके आश्रम की घेराबंदी कर उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आश्रम के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। नजरबंद किए जाने के बाद स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सावन महीना और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त की कार सेवा फिलहाल स्थगित कर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की
नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल में स्थिति पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में है। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। रामपुर में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान की इन दिनों मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। फिलहाल रामपुर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ रामपुर की जेल में 7 वर्ष की सजा काट रहे हैं। अगर बात कर ली जाए उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की, तो जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ आदेश जारी किया है आरडीए विभाग ने और अग्निशम ने। उनका दोनों का आदेश है कि इस पर 38 अवैध तरीके से भवन बनाए गए हैं। मात्र 2 भवनों की स्वीकृति जो है जिला पंचायत कार्यालय में दर्ज दिखाई गई है। फिलहाल रामपुर जिला अधिकारी ने समय बीतने के बाद आज जो है एक 15 दिन का और नोटिस जारी किया है कि जौहर यूनिवर्सिटी का प्रशासन इस 38 अवैध भवनों को हटा ले और वरना 15 दिन पूरे होने के बाद आरडीए विभाग की तरफ से इसको ध्वस्त कराया जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए ने एक विस्तृत सुनवाई के बाद जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर बने 40 में से 38 भवनों को अवैध बताते हुए उन्हें ध्वस्त करने यानी तोड़ने का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि इन भवनों का निर्माण बिना किसी स्वीकृत नक्शे के किया गया था, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने भी इस बुलडोजर कार्रवाई के आदेश की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी को एक और करारा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में भीतर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को पीडब्ल्यूडी ने अब आम रास्ता घोषित कर दिया है। जांच में सामने आया है कि इस सड़क का निर्माण सरकारी बजट और सरकारी धन का इस्तेमाल करके किया गया था। लोक निर्माण विभाग ने अब यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर बाकायदा एक बड़ा बोर्ड लगाकर यह ऐलान कर दिया है कि यह सड़क अब आम जनता के जाने के लिए पूरी तरह खुल चुकी है। बीती सरकार में, समाजवादी सरकार में जो 3.5 किलोमीटर का रास्ता जौहर यूनिवर्सिटी के भीतर बनाया गया था, आज लोक निर्माण विभाग की तरफ से उस पर एक बोर्ड लगाने का काम किया गया है और बोर्ड पर लगा दिया गया है कि यह आम रास्ता है, किसी का पर्सनल रास्ता नहीं है। अब सभी की नजरें इस जौहर यूनिवर्सिटी के 38 अवैध भवनों पर है। अगर बात कर ली जाए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक, उनमें कहीं ना कहीं रोष भी बड़ा दिखाई दे रहा है। फिलहाल 15 दिन का रामपुर जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं और इस आदेश को पूरा करने के लिए मात्र 15 दिन की अनुमति जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन को दी गई है, ताकि ये अपना 38 अवैध तरीके से जो भवन बनाए गए हैं इनको हटा ले, वरना आरडीए बड़ी कार्रवाई 15 दिन के बाद अमल में लाएगी। हिंदी खबर के लिए रवि कुमार सैनी, रामपुर। मौलाना जस्टिस अंसारी का विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने श्री कृष्ण को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसको लेकर जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक पूरी तरीके से विवादों पर चर्चा हुई तेज। वायरल हो रहा यह वीडियो 23 जून की एक तारीख का बताया जा रहा है, जिसमें मौलाना जस्टिस अंसारी मंच से भाषण देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मौलाना दावा कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी मुसलमान थे और वह 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इतना ही नहीं, मौलाना जस्टिस ने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्री भगवत गीता के एक श्लोक का जिक्र करते हुए उसका अपने हिसाब से गलत अर्थ और व्याख्या भी जनता के सामने पेश की। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के पर सामने आया, लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मौलाना के इस बयान को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है। नेटिजन्स मौलाना के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस से इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेने की अपील की जा रही है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले इस वीडियो वायरल मामले में अब देखने वाली बात होगी कि इटावा
जिला प्रशासन या यूपी पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वाराणसी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए 2 मेगा एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। करीब 25,445 करोड़ रुपए की लागत से कुल 89 किलोमीटर लंबे 2 एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना हाइब्रिड एनयूटी मॉडल पर विकसित की जाएगी, यानी इसे सरकार और निजी कंपनी मिलकर बनाएंगे। NHAI की तरफ से विकसित किए जाने वाले इस कॉरिडोर में मुख्य एलिवेटेड मार्ग के साथ फ्लाईओवर, लूप, रैंप और सर्विस रोड भी शामिल होंगे। पहली परियोजना के तहत NH-19 से वाराणसी रिंग रोड तक 46 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 14,447 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके पूरा होने के बाद NH-19 और रिंग रोड के बीच सफर आसान होगा, साथ ही शहर के भीतरी हिस्सों में वाहनों का दबाव कम होगा। दूसरी परियोजना के तहत वरुणा नदी के किनारे 43 किलोमीटर लंबा 6 से 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह परियोजना 10,998 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल से बनाई जाएगी। यह कॉरिडोर NH-31 को काशी रेलवे स्टेशन से सीधे जोड़ेगा और वाराणसी डी कंजक्शन योजना का प्रमुख हिस्सा होगा। दोनों सड़क परियोजनाएं काशी के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का सफर आसान होगा, घंटों का सफर मिनटों में होगा। कहीं न कहीं जो काशी की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी और यहाँ के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। मिर्जापुर में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर हुए सड़क दुर्घटना में 3 के मौत से बवाल मच गया। मैं बता दूं कि वहीं न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी और पुलिस में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस मामले के बाद क्षेत्र में काफी तनाव देखने को भी मिला है। मिर्जापुर में 3 लोगों के दर्दनाक मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते आक्रोशित ग्रामीणों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही नारेबाजी लगाने लगी। इस बीच प्रदर्शनकारी कर रहे एक युवक की पुलिस द्वारा कथित पिटाई के बाद मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया और भीड़ उग्र हो गई। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए उन पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव और हंगामे के बीच पुलिस और जनता आमने सामने आ गई। उग्र प्रदर्शनकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिस के वाहन को जमकर तोड़फोड़ किया और अपना निशाना बनाया, जिससे काफी क्षतिग्रस्त हो गई पुलिस की वाहन। भीड़ को काबू में करने और इस स्थिति को संभालने के लिए आसपास के थानों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाए गए। पुलिस पर हुए पथराव और तीखी नोकझोंक के बाद मौके पर तमाम पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। पुलिस मामले को नियंत्रण में होने की बात कह रही है, लेकिन बता दें कि हुए घटना के बाद क्षेत्र में तमाम तनाव व्याप्त है। भानु प्रताप सिंह, हिंदी खबर, मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कानपुर और ललितपुर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों के दौरान गंभीर मामलों के आरोपियों को पुलिस ने घायल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में गौकसी के मामले में वांछित 2 आरोपियों से पुलिस की देर रात मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जादेपुर गांव के पास बैरिकेडिंग की थी। संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने शहनवाज और मुबीन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और गौकसी के इस्तेमाल होने वाले धारदार चाकू बरामद किए। वहीं ललितपुर में चलती कार में छात्रा से गैंगरेप के फरार आरोपी सुरेंद्र सेन को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने रोकने पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के पास देसी तमंचा, कारतूस, कार, मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ। इस मामले में 2 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। कानपुर और ललितपुर की दोनों मुठभेड़ों में पुलिस ने गंभीर मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है और फरार चल रहे आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं दोनों ही मुठभेड़ के मामलों में
पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। कैमरामैन मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। कावड़ मेला 2026 को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। डीजीपी दीपम सेठ ने एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसमें यातायात सुरक्षा और तकनीकी निगरानी बढ़ाने के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। कावड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और तकनीकी निगरानी पर विशेष जोर दिया गया है। डीजीपी ने निर्देश दिए कि पूरे कावड़ मार्ग पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जाए। एसटीएस, एसटीएफ, बम निरोधक दस्ता और एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी। सोशल मीडिया और साइबर स्पेस पर निगरानी के लिए साइबर कमांडो सक्रिय रहेंगे, ताकि अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को समय रहते रोका जा सके। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। वहीं कावड़ मार्गों पर विस्तृत ट्रैफिक और डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि कावड़ मेला 2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी एजेंसियां आपस में कोऑर्डिनेट करके बेहतर तरीके से काम करेंगी। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र तूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।